नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर, हर शहर में जाकर, स्टेट में जाकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और विपक्ष का ये कहना है कि ऐसा करके वो पूरे ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है और राजनीतिक फायदा इससे हासिल करना चाहती है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की इमेज चमकाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है और श्रेय किसको दिया जा रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन इस सब के बीच नरेंद्र मोदी के फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सीज फायर उन्होंने करवाया है, उनके कहने पर हुआ है। दोनों देशों से उन्होंने बात की और उसके बाद ये सीज फायर हुआ। ना तो भारत ने इसका ऐलान किया, ना पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया। सबसे पहले किसने किया इसका ऐलान? किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद जब देश को संबोधित करना था नरेंद्र मोदी को, तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि धमकी दी थी उन्होंने दोनों देशों को और ये कहा था कि अगर युद्ध नहीं रोका तो व्यापार नहीं किया जाएगा। अब आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ साथ कतर के दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस सब के दौरान जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने है ही। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप ने एक और दावा किया है और ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जीरो टैरिफ पर भारत अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है। आप सोचिए कि अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगा रहा था और ये लगातार कह रहा था हाईएस्ट टैरिफ जो लगाता है उन नेशंस में, उन देशों में शुमार है भारत का। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर मीडिया में आकर ये कहा है, मीडिया को मुखातिब करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अब भारत जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो गया है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स अमेरिका को दिए जाएंगे उनमें जीरो टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, आप ये सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने उनसे बात की है और ये कहा है कि आप एप्पल का जो कारोबार है, यानी कि एप्पल फोन बनाने का, आईफोन बनाने का जो कारोबार है वो लगातार उसको विस्तार आप भारत में दे रहे हैं, इसको आप फौरन बंद करिए। वो अपना खुद देख लेंगे। वो नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जो टिम कुक हैं, जो सीईओ हैं, जो एप्पल कंपनी है, जो आईफोन बनाती है, लैपटॉप से लेकर आईपैड सब लोगों के पास होता है, उनको एक तरह से उन्होंने चेताया है और ये कहा है कि भारत के साथ वो व्यापार अपना बंद करें, भारत अपना खुद देख लेगा। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार करके उन्होंने वोट मांगे थे, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते आ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगने तक वहां पर गए थे, पूरा कार्यक्रम वहां कराया गया था। लेकिन जब से दूसरी बार ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से आप ये देख रहे हैं कि वो भारत का और नरेंद्र मोदी दोनों का ही अपमान लगातार कर रहे हैं। और एक ऐसे सेंसिटिव टाइम में जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और जब पाकिस्तान और भारत विवाद पूरी तरीके से दुनिया की सुर्खियों में बना हुआ है, तब डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी की और भारत की बेइज्जती, अपमान, घनघोर अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है सुबह उठते ही, आंख खोलते ही उन्हें सिर्फ एक काम होता है कि कैसे अब वो किस तरीके से भारत की बेइज्जती करें और उसको न सिर्फ बेइज्जती करें बल्कि दुनिया के सामने उसको लेकर आए और उनकी हेडलाइंस बनाएं। इस सब के बीच एक और जो चीज डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को उन्होंने एक पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब वो दोनों देशों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दोनों देश ग्रेट नेशन, दोनों देशों के नेता ग्रेट लीडर्स, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उनके लिए कोई फर्क नहीं है। वो एक छोटा सा मुल्क जो लगातार आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त है, वो उसको परोस रहा है, उसकी फैक्ट्री बना हुआ है उसमें, और जिनके जो आतंकवाद के विक्टिम है उनमें कोई फर्क नहीं है। भारत जो कि इतना बड़ा मार्केट है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उसमें और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन उसके बाद भी
56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको आपने आदमपुर एयरबेस से लेकर देश के नाम संबोधन में बड़ी बड़ी बातें करते हुए आपने सुना, लेकिन उन्होंने मौन साधा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर और लगातार उनके जरिए दिए गए बयान को लेकर। एक बार भी नहीं कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इस तरह के कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हुआ है। या अब जिस तरह से आप देखिए कैसे ना सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि व्यापार एप्पल जो है पूरी तरीके से बंद करे, उसको विस्तार देना बंद करे, वो वहां पर ना बनाए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पर कि भारत में बड़े पैमाने पर आईफोन्स बनते हैं। मान लीजिए कि 100 आईफोन अगर साल भर में दुनिया में बनते हैं तो लगभग 20 जो हैं वो भारत में बनते हैं। और आगे ये कहना था टिम कुक का कि इसको आगे बढ़ाकर वो 35-40 तक ले जाना चाहते हैं। तो सोचिए कि ऐसे वक्त में जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, ऐसे में सबसे बड़ा हमला यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के साथ एप्पल अपना कारोबार बंद करे। और अगर ऐसा होता है, अगर वाकई में इस धमकी को या जो चेतावनी दी गई है या जो टिम कुक को कहा गया है अगर वो मान लेते हैं, तो आप सोचिए कि भारत में जो बड़े पैमाने पर कारोबार इसको लेकर हो रहा है, जो रोजगार जो मिल रहा है, उस सबको कितना बड़ा धक्का लगेगा। और उसके साथ साथ जो बड़ा नुकसान, यानी कि आप हाईएस्ट टैरिफ वाले नेशन में से 0 पर आ गए हैं, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसको लेकर कोई बात नहीं की जा रही। और इससे पहले तो आपने ये देखा ही था कि सीज फायर को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि व्यापार बंद कर दिया जाएगा अगर सीज फायर नहीं किया गया। यानी कि अब विपक्ष ये कह रहा है कि आपने सिंदूर जो है वो बेच दिया, बिक्री गिरवी रख दिया आपने व्यापार के लिए। और इस सब के बीच क्या हो रहा है, कतर में है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए कौन पहुंचा है, अंबानी। वो जो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं बात, हमारे दो की जो बात वो कहते रहे, अडानी अंबानी का नाम वो एक साथ लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि अडानी के किस तरह के स्टेक्स हैं, उसको लेकर भी बड़े दावे हैं। लेकिन इस सब के बीच जब भारत को बदनाम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार उनसे व्यापार को लेकर धमका रहे हैं, मोदी को बदनाम कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के करीबी जो व्यापारी हैं, जो राहुल गांधी जिनकी बात लगातार कहते रहे हैं, वो कतर पहुंचे हुए हैं, वो डील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वो हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस ओथ सेरेमनी में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, उस ओथ सेरेमनी में अपनी पत्नी के साथ अंबानी वहां पर पहुंचे थे। तो ये आप ये देखिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई आ रही है, जब देश इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जब किस तरह का हमला हमारे ऊपर किया गया, उस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और उस पर नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार ने मौन साधा हुआ है। कोई किसी तरह की बात नहीं की जा रही है। तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों के ऊपर नेशनलिज्म एक तरह से थोपा जा रहा है, क्योंकि तिरंगा किसी पार्टी का नहीं होता, तिरंगा देश का है। तो ये यात्रा देश की यात्रा होनी चाहिए, किसी पार्टी को ये यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। अगर देश में ये सेटिस्फेक्शन होता कि हमने जो कार्रवाई की वो सही थी, अगर जब हम जीत रहे थे, जीत की तरफ बढ़ रहे थे, अगर ये सीज फायर नहीं किया होता, तो ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी को निकालने की जरूरत नहीं होती, बल्कि भारत के लोग खुद सड़कों पर आकर इसका सेलिब्रेशन कर रहे होते। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, राहुल गांधी आज बिहार में थे, उनका पहले से ही कार्यक्रम था बिहार में जाने का। उनको अंबेडकर हॉस्टल जाना था, वहां पर जाकर उनको छात्रों से, दलित छात्रों से मुलाकात वहां पर करनी थी, वो संवाद उनको करना था। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार राहुल गांधी से खौफ में है, डर में है कि पहले ये कहा गया कि परमिशन ही नहीं थी और राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, जैसे प्रधानमंत्री कहीं पर भी जा सकते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को हर तरीके से रोका गया, उनको पूरा पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया, झड़पें देखने के लिए मिली, तनातनी देखने के लिए मिली, तनाव देखने के लिए मिला, सब कुछ वहां पर हुआ, तमाम ड्रामा हुआ
और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी को एक तरह से उन्होंने उन छात्रों के बीच में, उस समुदाय के बीच में एक हीरो के तौर पर एक बार फिर से पेश किया, क्योंकि उनको ये लगा कि एक नेता है जो हमसे संवाद करने के लिए लड़ रहा है, जो सड़कों पर है, जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस भीषण गर्मी में राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। इस सब के बीच राहुल गांधी ने पीछे का रास्ता, यानी कि पीछे के गेट से वो एंटर हुए, वहां पर जाकर वो स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को वहां पर संबोधित किया, उनसे उन्होंने बात की और जो वो कहना चाहते थे वो वहां कहकर आए। तो बिहार में क्योंकि इलेक्शन है और सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी का लगातार जो आवाज राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है। उन्होंने आपको पता है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना का की भी बात कह दी है। हालांकि अभी वो कहाँ गया, एक तरह से ठंडे बस्ती में जाता हुआ वो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी डर गई कि राहुल गांधी अगर अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से संवाद करने के लिए सिर्फ वहां जा रहे हैं तो उन्होंने पूरा अपना सरकारी अमला, पूरी पुलिस जो है वो वहां पर लगा दी, ताकि वो उन लोगों, उन छात्रों के बीच में ना जा पाए और ना संवाद कर पाए। लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया कि वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं और वो वहां पर पहुंचे। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ फिलहाल 2 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस की तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन है। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी को आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तर्क के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बिना लाग लपेट के किसान नेता भी हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पूजा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पुष्पेंद्र जी, आपसे एक क्विक टिप्पणी। ये ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, अंबानी कतर में है, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से मौन है, इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या हो रहा है देश में? और ये ट्रंप कौन है, क्यों कर रहे हैं ये भारत का अपमान, और क्यों सरकार इसका खंडन या इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है? जब से प्रेसिडेंट दोबारा से बने हैं तब से लेकर अब तक ट्रंप का रवैया इसी तरह का है कि जैसे हम कोई छुटभइये देश हो और हमारी कोई हैसियत ना हो और वो जब चाहे आके सामने हमको हड़का दें। देखिए, 22 तारीख को जो अप्रैल में पहलगांव में जो घटना हुई थी आरफा जी, उसके बाद एक रोष था कि कोई जो है ठोस और सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ सरकार करे। उस कार्रवाई को करने के लिए जो है इन्होंने जो 6-7 तारीख को अटैक किया और उसके बाद 3-4 दिन तक वो हमले आपस में चलते रहे, उसके प्रति जो है काफी ज्यादा संतुष्टि भी सारे देश के अंदर थी कि एक सख्त कार्रवाई कहीं ना कहीं की गई है और सेना के साथ सारा पक्ष विपक्ष सारा देश खड़ा हुआ। लेकिन सेना ने जो एडवांटेज ली थी उसके बाद अचानक पहले तो सीज फायर घोषित किया गया और सीज फायर भी तीसरे देश यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से घोषित कर दिया। ऐसा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कभी भी नहीं होता है कि 2 देश आपस में किसी संघर्ष या युद्ध की स्थिति और तीसरा देश वो भी ट्विटर पर वो जाकर के घोषित कर दे कि भैया इनके बीच में जो है बातचीत हो गई है। तो किस शर्तों पे बातचीत हुई? तो पहले आपत्ति तो ये है कि भाई तीसरे देश ने क्यों किया, जबकि आज तक भारत पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय वार्ता के रूप में ही हम लोगों ने अपना स्टेटस रखा था। लेकिन अब इस बार ट्रंप ने किया। अब ये ट्रंप को ये नहीं झुटला सकते कि ट्रंप ने नहीं किया था या ट्रंप की जो है या अमेरिका शामिल नहीं था। कारण कि 1-1.5 घंटे बाद उसके बाद इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किया कि साहब हमने सीज फायर घोषित कर दिया है। लेकिन उसके अगले ही 2 घंटे में पाकिस्तान ने एक चपत इनके जो है गाल पर मारी, जो मोदी सरकार है कि साहब इस तरह के किसी उसमें हम पढ़ते नहीं है। इन्होंने हमला कर दिया दोबारा से और ड्रोन हमला हो गया। अगले दिन जब प्रधानमंत्री इस सारी घटना का श्रेय लेने के लिए राष्ट्र को संबोधन कर रहे थे तो फिर से उसके जो है थोड़ी देर बाद ही फिर से एक ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ हो गया। तो इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया था कि पाकिस्तान घुटने पे आ गया था और उसने सारे विश्व से गई थी कि मुझे बचाओ, तो एक तरफ तो बचाने की वो गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ तुरंत ही सीज फायर तोड़ देता है। तो इससे ये पता लगता है कि ये सारी की सारी घटनाक्रम इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से पेश की गई।
उसके बाद ट्रंप ने बार बार इस बात का क्रेडिट लिया और अनेकों फोरम पे जाकर के, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, ट्विटर तो था ही था, उसके अलावा कटार, सब जगह उन्होंने कहा कि साहब मैंने इनके बीच में सीज फायर कराया है, मैंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया, मैंने लाखों लोगों की जो है मौत होने से बचा दी। लेकिन इसके बारे में भारत के जो तथाकथित 56 इंची प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री हैं, वो कहाँ गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। एक स्टेटमेंट उन्होंने देना चाहिए था कि भैया इसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, या उन्हें बताना चाहिए था कि हाँ हस्तक्षेप हुआ था। तो ये अब दोनों तरीके से फंस गए। उसके बाद ट्रंप लगातार हमारे देश के विरोध में बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने एप्पल कंपनी को निर्देशित कर दिया कि भाई टिम कुक, आप जरा शांति से यहाँ पर जो $500 बिलियन का आप इन्वेस्टमेंट प्रपोज था आपका भारत में आईफोन बनाने के लिए, आप उसको बंद करिए। आप पहले चीन में करते रहे, लेकिन हमने बर्दाश्त कर लिया, आप भारत में ना करें, भारत अपना देख लेगा, आप जो है यहाँ पर आइए अमेरिका में। इसके बारे में भी कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं देते पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप के बिल्कुल जो है जैसे दंडवत प्रणाम ट्रंप के सामने कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन जैसा देश जो भारी मुसीबत में है, जिसकी भारी पिटाई हो चुकी है, उसने भी ट्रंप को आंख दिखा दी थी। तो ये 56 इंची किस बात के बने फिर रहे हैं? जो सीज फायर हुआ है, किस शर्तों पे सीज फायर हुआ है? देश के सामने कोई बात आई नहीं है। और जब वो घुटनों पे था पाकिस्तान, तो आपको जो आतंकवादी थे वो मांगने चाहिए थे, जिन्होंने पहलगाम की घटना की, या जो है उसके साथ साथ जो पहले घटनाएं करते रहे बड़े बड़े आतंकवादी, जिनके अड्डों पर आप कहते हैं कि हमने हमला किया, उनको आपने मांगना चाहिए था। सिंधु वाटर ट्रीटी के विषय में जो है आपने कहा कि हम रोक देंगे, उसको मनवाना चाहिए था। जब दूसरा आदमी घुटने पे आ ही गया और अपनी जान बख्शने की बात कर रहा है, तो जैसे शिमला समझौते में उनके लोग आए थे और जो हम चाहते थे उस पर साइन करके वो गए, तब जाकर के हमने उनके 93,000 जो फौजी थे वो छोड़े। तो जब जो चीज सरेंडर कर चुका है, और आगे आप कह रहे थे कि हम इतने शक्तिशाली हैं, और गोदी मीडिया ने जैसा प्रचार किया था कि देश को तोड़ देंगे और बलूचिस्तान अलग बना देंगे, पीओके पे कब्जा कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमका, तो कम से कम बलूचिस्तान ही बना देते, पीओके पे कब्जा कर लेते। जब आदमी तुम्हारा जो परमानेंट दुश्मन है, लगातार तुम्हारे ऊपर हमला करता रहता है और बाज नहीं आता है, जब वो इतनी बुरी स्थिति में था, तो आपने एडवांटेज क्यों नहीं ली? उसने तो उल्टा जता दिया कि ये जो सीज फायर किया गया, उसके 2 घंटे बाद मैं तुम्हारे गाल पे तुम्हारा तुरंत तमाचा मार सकता हूँ। सीज फायर, और जो हारा हुआ व्यक्ति होता है, कभी जो सीज फायर के लिए गिड़गड़ा रहा है, जान बचाने के लिए गिड़गड़ा रहा है, वो सीज फायर होने के बाद तुरंत ही 2 घंटे बाद हमला कर देता है, अगले दिन फिर कर देता है। आपका प्रधानमंत्री यहाँ संबोधन कर रहे हैं, उसके बाद कर देता है। तो इनकी सारी सारी विदेश नीति फेल लग रही है। पाकिस्तान के साथ सारे के सारे जो है देश जो भी है, तो तुर्की हो चाहे चीन हो, मजबूती से खड़े हो गए। इंडिया के साथ कौन खड़ा हुआ? ये सोचते थे शायद ट्रंप आ जाए या अमेरिका आ जाए, तो ट्रंप किस तरीके से इनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं रोज, कभी कंपनियों को बंद कर रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट ना करें, कभी कह रहे हैं कि भैया मैंने वार रुकवा दी। तो ये सारी चीजें देख करके हमें ये लग रहा है कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए जो इन्होंने बड़ा एक आडंबर और विदेश नीति के नाम पे विश्व गुरु कहला करके, स्वयंभू विश्व गुरु थे ये, इनको कोई विश्व गुरु नहीं मान रहा था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं देश की बेइज्जती कर दी है, देश की साख पे बट्टा लगा दिया है, और अब इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनको थोड़ी भी शर्म बाकी है, मैं तो सीधा कहूंगा, जो गृह मंत्री जो सुरक्षा देने में असफल रहे, जहां 26 लोग हमारे पहलगांव में मारे गए, विदेश मंत्री जो विदेश नीति में फेल रहे, और प्रधानमंत्री जो इनके सबके ऊपर मुखिया के रूप में बैठे हुए हैं, जो लगातार झूठ बोल रहे हैं। और पहलगाम यहाँ पर चले गए, वहां जो आदमपुर वाला हमारा एयरबेस है, मेरा फौज का बैकग्राउंड है, मैं आपको बता दूं, हम 4 पीढ़ियों से फौज में रहे हैं। वहां पर फोटोग्राफी प्रोहिबिट रहती है कि भाई फोटोग्राफी इस इलाके में नहीं करनी। ये खुद ही दिखा रहे हैं कि आदमपुर में हमारे S-400 खड़े हैं, हमारे विमान खड़े हैं, लोकेशन दे रहे हैं। ये एक तरीके से ये लोकेशन देना तो बहुत बड़ा देशद्रोह का काम माना जाता है। आपने जो है दुश्मन को लोकेशन दे दी अपने इक्विपमेंट की, और विद सबूत दे दी, और उसको बैकग्राउंड में खड़ा करके आप दिखा रहे हैं कि भैया इनके सामने हम जो है लोकेशन यहाँ पर है और हम यहाँ गए हुए हैं और हमारे पीछे ये इक्विपमेंट खड़ा हुआ है। तो आप तो बता रहे हैं दुश्मन को, तो दुश्मन को लोकेशन देना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, देशद्रोह की श्रेणी से भी ऊपर आता है। किसी भी फौजी से आप पूछ लीजिएगा। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक असेट्स की लोकेशन देने वाला प्रधानमंत्री को कितनी समझ है देश की सुरक्षा की, कितनी चिंता है देश की सुरक्षा की? अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, राजनीतिकरण इसका कर जी रहे हैं, और उसमें भी फोटो आ रही है। अभी जयपुर का इनका MLA है, वो तिरंगे से ही अपनी नाक पहुंच रहा है, पसीना पहुंच रहा है।
तो इनको कोई चिंता नहीं है देश की, केवल जो है वोट के पीछे ये सारी सारी इनकी रणनीति रहती है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा करके ये 2019 जीत गए थे, इस बार इनकी किरकिरी पे किरकिरी होती चली जा रही है, और इसमें सबसे ये बड़े बिल्कुल, ये पुष्किन विलन जी कह लो या तस्वीर हम जो भी दिखा रहे कह हैं लो, जिसका वो जिक्र आपने ट्रंप किया उभरे है। हैं। जी जी, ये जी आप जी ये जी देखें कि ये इनके नफरत बाज इनके जो वो हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप नेता भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंद, वो देखिए कैसे तिरंगा यात्रा में तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उससे अपनी जो है नाक साफ कर रहे हैं, और वो भी कैमरों के सामने, और बिल्कुल। पूरी तरह से नाक साफ करके फिर उसको दे देते हैं। सोचिए अगर ये कांग्रेस के किसी नेता ने कर दिया होता तो अब तक कितना हंगामा हो गया होता। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि भैया आपने जो जो किया, चलो अब सीज फायर हो गया है, उसकी क्या शर्तें थी, क्या क्या फैसले हुए, किसने किसको कॉल किया। ये कह रहे हैं पहले पाकिस्तान ने कॉल किया। पाकिस्तान तो सीज फायर होते ही तुम्हारे गाल पे चाटा मार के भाग गया तुरंत। इसका मतलब ये साबित हो गया कि उसने सीज फायर के लिए पहले एप्लीकेशन नहीं डाली होगी, तभी तो वो उसकी हिम्मत पड़ी। और उसके अलावा पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात हो रही है। जब चीन का युद्ध चल रहा था चीन के साथ, उस टाइम भी पार्लियामेंट सेशन बुलाने के लिए जो है ये पहुंच गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी कुछ नेता नेहरू जी के पास। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताया गया है कांग्रेस द्वारा। और उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सारी बातें उसमें डिस्कस हुई। तो और इसमें एक रफाल का चर्चा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल में तो एक दो अखबारों में ही चला है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में बात गर्म है। अगर आपका कोई स्ट्रेटेजिक असेट जहाज गिरा है तो आपको मान लेना चाहिए कि वो गिरा है। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। इससे जो अगली आप और ज्यादा रफेल खरीद रहे हैं, कम से कम उनसे कह तो सकते हो कि भैया तुम्हारा तो रफेल गिर गया, तुम कीमतें कम करो, ये देश हित में है, जनता को जानना चाहिए। वो गिरा है तो उसको क्यों, गिरने के क्या कारण थे, ये सामने आना चाहिए, या आपका और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है इंटरनेट मीडिया पे वो फोटो रफेल के गिरे हुए दिखाई दिए, तो क्यों नहीं पूछेंगे भाई हमारा क्या नुकसान हुआ है। अगर हम, हमारा कोई इक्विपमेंट फेल हो रहा है या उतना कामयाब नहीं हो रहा है, क्या कारण था उसके ऊपर अटैक हुआ, तो ये सारी चीजें सामने नहीं आएंगी, तो इसका मतलब हम और रफेल खरीदते चले जाएंगे। 2000 करोड़ के आसपास का प्लेन है, एक एक ही, उसको भी आप मजाक में ले रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन बुलाने से आप कतरा रहे हैं। ऑल इंडिया ये ऑल ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाई जाए तो उसमें आप शहंशाह हैं यहाँ के, आप रैली अटेंड करने के लिए बिहार चले जाते हैं। उस रैली में इसमें मीटिंग में आकर के आपने क्लियरली क्यों नहीं कहा भाई कि भाई ये बातें हुई हैं और हमें आपका सहयोग चाहिए और ये एक्शन हम लेने जा रहे हैं। किससे कुछ नहीं पूछा, फौरन जाकर के वहां सीज फायर, किसके कहने से आपने सीज फायर कर दिया। 140 करोड़ देश देश कोई आपका की बपौती नहीं है, आप देश के राजा नहीं है। कभी भी युद्ध छेड़ देंगे, कभी भी उसको मार देंगे, किसी किसी को वो कर देंगे। आप बताइए देश के सामने आकर के, आपने देश की बेइज्जती करा दी है। एक तरफ कह रहे हैं हम तो चढ़ बैठे थे उसकी छाती पे थे, उसकी गर्दन हमारे हाथ में थी पाकिस्तान की, फिर क्यों छोड़ा आपने उसको, चित्त करते वहीं आप अपने पूरे ऑब्जेक्टिव पूरे करते। चाहे पीओके की बात थी, चाहे बलूचिस्तान की बात थी, या अन्य चीजें थी, आप उनसे बनवाते। जी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप कह रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना, इंडस वाटर ट्रीटी का पानी भी नहीं रोक पाएंगे ये बहुत ही जो है कमजोर और कायर किस्म के प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हमें हमारे देश को मिल गए। तो ये इनसे निजात पाना जो है सबसे बढ़िया है। ये केवल देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अब अपने प्यादे को भेज दिया वहां कटार में मिलने के लिए ट्रंप से, कि जाइए जो जो बातें थी भैया सौदा करके आ जाओ, मैंने बेच दिया है देश, तुम जो है वसूली कर लो। तो ये सब क्या हो रहा है इस देश के अंदर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देश का राजा नहीं है कोई, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा, ओपोजिशन पार्टीज को खुल के बताना पड़ेगा, देश के सामने तथ्य रखने पड़ेंगे। अगर हमारा जहाज गिरा है तो हमें मानना पड़ेगा हमारा जहाज गिरा है। अगर हमारा कोई सिपाही मरा है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारा सिपाही मरा है, और हमने उनका क्या नुकसान किया, क्या हमारा नुकसान हुआ। ये सारी चीजें देश के सामने आनी चाहिए। सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पे हुआ, क्या बात आपकी मानी गई। आप जो है बरगला करके हवा में लठ चला करके जो है और धूल उड़ा करके इस तरह की लाल आंख दिखा देंगे और हम मजबूत हैं, हम विश्व गुरु हैं, ऐसा नहीं होता है काम। और ये सारी चीजें देख लीजिए, आपके साथ कौन सा देश आया, श्रीलंका आया, आपके पड़ोसी कोई नहीं आया। बांग्लादेश आपके खिलाफ है, श्रीलंका आपके साथ नहीं आया, जो है चीन आपके खिलाफ है। चीन ने तो कल नाम बदल दिया आपके अरुणाचल प्रदेश में, 25-26 जगहों के नाम ही बदल दिए उसने। अरुणाचल प्रदेश में अपने चीनी नाम रख दिए, पता नहीं क्या। तो ये सारी की सारी जो और प्रधानमंत्री की वजह से हो रही है। और अपने देश में के अल्पसंख्यकों को में आपके पास बहुत समय रहता है,
वो महिला जो कर्नल कुरैशी थी उसके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। तो बहादुर लेडी है, उसके ऊपर जो है देश को गर्व है। आप तो कहते थे पंचर बनाने वाले हैं मुसलमान, फिर क्यों बैठा दिए वो वहां? आपके हर बयान में कॉन्ट्राडिक्शन है, केवल देश को तोड़ने फोड़ने बांटने का काम आप कर रहे हैं, और आप बेशर्मी से अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं यहाँ देख रहा था, जहां मैं रहता हूँ, कोई आदमी शामिल नहीं हुआ इनके, केवल भाड़े के कुछ टट्टू और कुछ ढोल तमाशे वाले ये ले आए थे। जनता में कोई उत्साह नहीं है। जनता जानती है कि हमने जीत के जबड़े से हार जो छीन करके आ गए, यानी जीते, हमारी फौज को तो धन्यवाद दे रहे हैं बहादुरी से, लेकिन जो चीज उसमें से निकलनी चाहिए थी, ऑब्जेक्टिव क्या हासिल किया तुमने? आपने एयरप्लेन उड़ाए या 2-4 रनवे कर दिए, वो रिपेयर हो जाएंगे थोड़े दिन में। जिन लोगों की जो लाशें गई हैं घरों में, वो वापस जिंदगी आप कैसे लाओगे? आपका कोई ऑब्जेक्टिव ना, कूटनीति ना जो है राष्ट्रनीति, ना देश नीति, ना राष्ट्रवाद, सारी चीजें फर्जी साबित हो रही हैं। देश के सामने आपका जो है सारा सारा पर्दाफाश हो चुका है, और आप शांति से इस्तीफा देकर के निकल लो, वरना आपकी भारी बेइज्जती आगे होने जा रही है। जी पुष्पेंद्र जी, आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आई एम श्योर आप बहुत जिम्मेदारी से इन बातों को कह रहे हैं, क्योंकि इतने सवाल तो कोई उठाने की हिम्मत शायद ही कोई कर पा रहा है, और उसमें देश द्रोही का तमगा आपके सर पर लग सकता है कि आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं ऐसे वक्त। मैं तो इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं तो 4 पीढ़ियों से, दादाजी से लेके, हमारे पिताजी से लेकर के, हमारी पीढ़ी में हमारे भाई से लेकर के और आगे तक हम फौज में हैं। हम तो शौर्य चक्र जीते हुए हैं। अभी शौर्य चक्र मिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोकेशन नहीं बताना चाहता किसको मिला है, कहाँ मिला है। तो ये बातें जो है हमारे ऊपर नहीं लग सकती। हमने देश का पेट भरने का काम किया है, देश की सीमा की रक्षा करने का काम किया है। हमें देशद्रोही क्या बताएगा? देशद्रोह तो ये लोग कर चुके हैं, ये देशद्रोह कर चुके हैं, ये देशद्रोही की श्रेणी में आती है ये सारी चीजें। अपनी लोकेशन जाके उधमपुर में किस आदमपुर में किस आधार पे आपने बता दी कि भाई हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी S-400 यहाँ खड़ा हुआ है, पूरा विश्व देख रहा है उसको। उसी वक्त वो अटैक मार देता तुम्हारे ऊपर, फिर क्या होता? तमाशा हो रहा है इस देश में। फोटोग्राफी वर्जित होती है, आप चले जाना किसी भी जो है कैंटोनमेंट में, बाहर ही बोर्ड लगा रहता है यहाँ फोटोग्राफी वर्जित है। आपने तो सारी फिल्म बना दी वहां जाकर के, दिखा रहे हैं सारा इक्विपमेंट देश को, पूरे विश्व को, ताकि जो है चीन भी पकड़े आपकी लोकेशन और पाकिस्तान भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए कि यहाँ इनका ये इक्विपमेंट है। सारा विश्व वैसे ही जानता है आपके पास 3 सिस्टम है, 5 मंगाए थे, 3 आए थे S-400, एक की लोकेशन आपने बता दी अपने आप और दिखा दी सबको कि यहाँ पर रखा है। तो जब आप खुद ही दिखा रहे हैं तो अटैक होने की संभावना है। तो ये प्रश्न जब तक हम लोग नहीं पूछेंगे इनसे खुल करके, तो ये ऐसी तरह देशद्रोह करते चले जाएंगे, देश को तोड़ने का काम कर देंगे। तो देशद्रोही असली जो है ये लोग हैं, हम जो है देशभक्त लोग हैं, और हमें इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। जी ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं पुष्पेंद्र जी, आपकी ये राय है। पूजा जी आपके पास मैं आ रही हूँ। पूजा जी, ये सब कुछ जो अभी फिलहाल हो रहा है, ट्रम्प जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आपने तो शुरू से ही आपकी पार्टी का एक स्टैंड रहा, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कि आप लगातार जो है उनके साथ खड़े हैं, किसी भी तरह का आप फैसला लें, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को भी नहीं बख्शा गया। आप लोगों को पाकिस्तान परस्त कहा गया। जब CWC की मीटिंग हुई तो आपको कहा गया है तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। अभी भी अगर आप जरा सा भी सवाल पूछे तो आप कहा जा रहा है कि आप तो तुर्की और उनके साथ सवाल पूछा गया, वो आप टाल रहे हैं। बहुत सारे इल्जाम लगातार कांग्रेस पे लग रहे हैं ऐसे वक्त में जब आप बिल्कुल मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। लेकिन ये ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरह से तिरंगा यात्रा से लेकर जो सब कुछ निकाला जा रहा है और जो राहुल गांधी के साथ आज हुआ है, उस सब पर आपकी प्रतिक्रिया, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या सोचती हैं, कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए बुशरा जी, पार्टी के प्रवक्ता से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ, 23 निर्दोष लोगों को जो खून की मौत के घाट उतार दिया गया, वो जख्म हम सबको देकर गए आतंकी। तो आप चाहे विपक्ष को जितनी गालियां दे दीजिए, आपको तो लगता ही नहीं है कि विपक्ष इस देश का हिस्सा है, क्योंकि आप ना ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, ना ज्वाइंट सेशन बुला रहे हैं, और बार बार चिट्ठियां लिखने के बाद भी ये आलम है कि अभी तक आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है सुरक्षा के नाम पर कुछ भी। पर फिर भी विपक्ष आपके साथ बिल्कुल बिना नो कंडीशन सप्लाई के साथ खड़ा रहा।
लेकिन आज जो हम देख रहे हैं देश में, जिस तरीके से हम हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है। एक बहुत ही मुश्किल समय पे उन्होंने न सिर्फ प्रिसिशन टारगेट्स किया, हम सबको सिक्योर रखा। हम सबके सामने वो 3 दिनों के रातों के मंजर थे जब ड्रोन्स पे ड्रोन्स आते थे, सारे शहरों पे ब्लैकआउट हो जाता था, बॉर्डर एरिया सील हो जाते थे। और जिस तरीके से सेना ने हम सबको सुरक्षित रखा, उसके लिए सेना का शुक्रिया। और सेना हमारी हमेशा से तैयार थी और वो पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर वार कर रही थी। अचानक से ट्रम्प, आप 6 बजे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ट्रम्प 5:40 की तकरीबन आके ट्वीट से कह देते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। ये पहली बार नहीं, वो दूसरी बार कहते हैं कि मैंने ट्रेड का झुंझुना दिखाया तो दोनों तो तैयार हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों को डिनर डेट पर ले जाए। यह कोई ऐरा गहरा नथु खैरा बयान नहीं दे रहा है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं, जिनके लिए आपने नमस्ते ट्रम्प जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल इवेंट्स किए थे। तो अभी तक आप 2-3 दिन बाद जब ट्रम्प ये बयानबाजी दिए जा रहे हैं ट्रेड को लेकर, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं राष्ट्र के नाम संदेश पे कि टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चलेगा, तो ट्रम्प हमारी सेना का, हमारे 140 करोड़ भारतवासियों का इस तरीके से इंसल्ट कैसे कर सकते हैं कि ट्रेड के नाम पे उन्होंने सीज फायर करवा दिया। सेना तैयार थी, लोग चाहते थे, हर कोई। आप बॉर्डर एरियाज के लोगों से पूछो, जब मैं रिपोर्टर्स का रिपोर्ट देखती थी तो उसमें वो कहते थे कि हमें नहीं जाना है इस जगह से, हमें आदत है रहने की, और हम सेना के साथ बिल्कुल खड़े हैं। लोग खड़े थे, सेना खड़ी थी और सेना पुरजोर जवाब दे रही थी। लेकिन आप अचानक से आप पाँव के नीचे से दरी खींच लेते हैं और कहते हैं कि सीज फायर है। आप कहते हैं कि थर्ड पार्टी कोई इंटरवेंशन होगा नहीं, थर्ड पार्टी कोई इंटरफ्रेंस होगा नहीं, लेकिन उसके बाद ट्रम्प फिर वही बात करते हैं। और आज जो उन्होंने कहा है, आज उन्होंने पब्लिक इवेंट में एप्पल के सीईओ टिम कुक को कह दिया कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग मत करिए, आप यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करिए। मुझे लगता है ट्रम्प बार बार बेइज्जत करते जा रहे हैं, और ये जो स्वयं सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु हैं, इनकी तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और ट्रम्प एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना एक पत्थर की लकीर होती है, लेकिन वो कहे जा रहे हैं। तो क्या आपने ट्रेड के लिए आप टर्की और अजरबैजान पे बॉयकॉट की बात कर, आज ट्रम्प $4 बिलियन का टर्की के साथ करार किया है डेवलपमेंट, वो मिसाइल जो पाकिस्तान अपने टेरर अटैक्स रहा है, पर शर्म किसी को नहीं आ रही है। अडानी जी कह रहे हैं कि वो अजरबैजान में माइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में 1000 करोड़ का लेंगे, पर नहीं आती है, और आप उठाएंगे विपक्ष पर उंगली। टर्की और अजरबैजान के नाम पे अभी तक आपकी कोई ऑफिशियल नीति नहीं है। मैं जानती हूँ एस जयशंकर ने कहा था कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, तो उनके साथ लड़ाई कैसे कर सकते। आप टर्की और अजरबैजान के नाम पर तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालिए। वो तो खुल के आके कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़ने का पूरा हक है, अपनी जमीन बचाने का पूरा हक है, पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग अपने ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल करा दें, मार्बल वाले करा दें, सेब टर्की वाले, सेब एसोसिएशन वाले कह दें कि हम टर्की के साथ। तो क्या यही इस देश में बच गया है कि हम सब अपने अपने लेवल पर राष्ट्रवादी बनने का प्रूफ दें, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हमारी कर्नल कुरैशी को, वो इस देश की कर्नल कुरैशी है। मैं फौजी परिवार से आती हूँ, मेरे खुद के हस्बैंड फौजी में वर्क कर रहे हैं। जब आप एक फौजी की वर्दी पहनते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना बंद हो जाते हैं। आप इस देश के लिए सिर्फ एक सैनिक होते हैं, और आपके शरीर पर, आपके जीवन पर सबसे पहला हक देश का होता है। वो कर्नल कुरैशी और बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, जितना पढ़ा उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उनका नाम लिया। उन पर आप इतनी ऊंची टिप्पणी करते हैं, उनको आतंकवादियों की बहन कहते हैं, और 48 घंटे हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मंथन नहीं कर रही है कि विजय शाह की क्या किया जाए। अगर आप विजय शाह जैसे तुच्छ नेता के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, हमारे देश की सेना के नाम, सेना के चेहरे के पर भद्दी टिप्पणी करने से, तब आप ये तिरंगा यात्रा करने की क्यों ढोंग कर रहे हैं? पहले तो आप देश के सम्मान की, देश की अस्मिता की रक्षा कीजिए। देश का जो सैनिक बॉर्डर पे लड़े और फिर देश में वापस आके पीस टाइम पे आपके तुच्छ नेताओं से लड़े, और आप कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मम चुप है। हाईकोर्ट एक्शन ले रही है, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी व्यक्ति की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये तो आप कौन सा फर्जी राष्ट्रवाद कर रहे हैं? आपने न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर भद्द पिटवाई है, आज जब IMF का उसको लोन मिल जाता है तो हर किसी की अपनी लोनिंग कैपेसिटी के अनुसार एक भी राष्ट्र आपके साथ नहीं खड़ा रहा।
दूसरी बात, आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, और आज भारतीय जनता पार्टी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नाम का एक वीडियो शेयर करती है, जिसमें वो जो फर्जी न्यूज चल रही थी न्यूज चैनल में कि हमने कराची पर कैप्चर कर लिया, लाहौर पर कर लिया, कराची पोर्ट को इंडियन नेवी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कह रही थी कि इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं, विश्व पटल पर हमारा मजाक उड़ रहा है जिस तरीके से मीडिया की हरकत रही है इन 3 दिनों में। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। आपको एक विनम्र चिट्ठी लिखी गई कि आप देश के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाइए, और आप देश को, हमें स्ट्रैटेजिक डिटेल्स नहीं चाहिए। आर्मी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है, और हमें अपनी आर्मी पर नसीब फख्र है, यकीन है, और हमें पता भी है कि वो किसी भी मुसीबत से लड़ जाएंगे। पर आप हमें बताइए कि सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदारी ले रहा है। आप बताइए कि सीज फायर की शर्तें क्या हैं। अगर आपका ये कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, तो कुछ तो शर्तें रखी गई होंगी ना। क्या आपने वो 4 आतंकवादी वापस मांगे जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था? क्या कोई इस तरीके का टेरर को पनाह देने का, कोई कम करने का कोई करार हुआ? नहीं। तो आप सिर्फ ये नहीं पीट सकते, ढोल नहीं पीट सकते कि हम विश्व गुरु हैं, देखिए हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये कर दिया। बल्कि आज पूरा अगर विश्व के पटल पे देखें तो आपने न सिर्फ एक बहुत अच्छे मिलिट्री ऑपरेशन को रोका, न सिर्फ आपने मिलिट्री को डीमोटिवेट किया, तो भारतीय को डीमोटिवेट किया है इस पूरे एक्शन से, और इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अभी तक ज्वाइंट सेशन की बात नहीं है। ये बात आ गया कि प्रधानमंत्री एनडीए शासित चीफ मिनिस्टर्स को 25 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर पर दृष्टि देंगे। क्यों? बंगाल के, कर्नाटका के, हिमाचल के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस देश का हिस्सा नहीं है, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग होने की कोई जरूरत नहीं। आप मतलब जिस तरीके से ये पूरे इसको ट्रीट कर रहे हैं, ये हम राष्ट्रवाद पे अपना बपौती बना लेंगे, दूसरे जाएं भाड़ में। और जो आज राहुल गांधी नेता विपक्ष के साथ हुआ है, जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हुआ है कि उन्हें दरभंगा एयरपोर्ट पे रोका गया, उन्हें रोका गया अम्बेडकर हॉस्टल के सामने। कहाँ, कौन से रूल बुक में ये लिखा है कि आप हॉस्टल में कोई लीडर जाके छात्रों से बात नहीं कर सकता? मुझे तो लगता है हर नेता को छात्रों को रैलियों में बुलाने से बेहतर है कि छात्रों से जाके स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टल्स में मिले, तब इनको सामाजिक न्याय की परिपाटी एस्टैब्लिश करने में हेल्प होगी। आप कहते हैं कि ये राजनीति करने जा रहे हैं। आज जब हम पूरे कांग्रेस पार्टी बिहार के 60 जगह पे छात्र न्याय संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको रोक देते हैं। आप उनके वहाँ पुलिस बल का उपयोग करते हैं, वहाँ का स्टेज तोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। इसलिए डर के सामाजिक न्याय का जो बिगुल बजाया था राहुल गांधी ने, आप तो खुद उस पर चढ़ रहे हैं। आपने खुद जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी, और उसके बाद आप इस तरीके का बिहेव करते हैं कि आप उनको रोकते हैं, आप उनको अंदर नहीं जाने देते, आप उन्हें ये नहीं करने देते। तो क्या करें? पलायन विदेशिया ने, जो बिहारी कवि थे, जो बिहार का शेक्सपियर किया जाता है, 113 साल पहले एक विदेशिया करके एक नाटक लिखा था 1912 में, जिसमें उन्होंने पलायन की पीड़ा के बारे में लिखा था। 112 साल बाद बिहार में वही हालत है। काल बदला है, समय बदला है, कुछ बदला है, पर पलायन की स्थिति नहीं बढ़ी। आज हर साल 50 लाख लोग बिहार से पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज से 2,90,00,000 लोग पलायन कर रहे हैं। और आज जब उस पलायन के लिए बच्चे 3 साल की डिग्री 6 साल में मिल रही है, उस पूरे पलायन को रोकने के लिए अगर आज आप छात्रों से संवाद करने लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंचते हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पहुंचते हैं, तो आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं लगाते। वहाँ पहलगाम में लोग मार रहे थे, यहाँ नीतीश कुमार जी लाठी मार रहे थे। एसआई जो है बीएसएफ के इम्तियाज जी, उनकी अर्थी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे ना सीएम आए, ना डिप्टी सीएम आए, ना डीएम, ना एसपी आए। उसके बाद जब उनके घर में श्रद्धांजलि देने गए तो सड़क बन गई, लाल रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तो यही तो असंवेदनशीलता है ना, जिससे बिहार को लड़ना है। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने आज राहुल गांधी गए थे, जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। पर यही है ना, जो कहते हैं कि निरंकुशता के दिन ज्यादा नहीं होते, उसके लदे हुए होते हैं दिन। तो यह भी देखेगा। और बिहार की बेहतरी के लिए अगर आज हम बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्थाओं के लिए बात कर रहे हैं, बिहार में अफसरों के लिए बात कर रहे हैं, तो यह बिहार के लिए बात कर रहे हैं। बिहारी इंसान हर महीने के 10,000 रुपए के लिए कहीं पे दिहाड़ी मजदूर क्यों बने? उससे अपने राज्य में इतने साल
साल बाद भी 25 बिल्कुल साल होने उसके साल भी अभी अगर उसको अवसर नहीं मिल रहे, उसे लगता है कि उसे जी। टेट के बाद बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ फेलियर है सरकार। तो बिल्कुल ये वो साफ बिहार तौर का पर भी दिख रहा है। जी, ज़ाहिर सी बात है। पूजा जी लौट रही हूँ मैं आपके पास महत्वपूर्ण सवाल के साथ, लेकिन इस बीच जम्मू आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जम्मू जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। इससे पहले पुष्पेन जी आपके पास में एक और टिप्पणी के लिए आऊँ। जम्मू जी आपकी पहली टिप्पणी, ये ट्रंप जिस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं, आज फिर से उन्होंने व्यापार के लिए धमकाया है। उन्होंने कहा है कि हम जीरो टैरिफ के लिए मान गया है भारत, ये उनका दावा है। उन्होंने ये एप्पल को धमकाया है कि वो भारत के साथ व्यापार जो है बंद करे, उसके विस्तार को बंद करे, वो अपना देख लेंगे। और ये नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड हैं। तो आप ये देखिए, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उस तिरंगा यात्रा में उनके नेता अपनी नाक पोंछते हुए नजर आ रहे हैं तिरंगे से, वो तस्वीर भी हमने देखी, अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं तिरंगे का। और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कैसे सेना का अपमान किया जा रहा है, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जिसको ये कहते हैं हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं गटर छाप भाषा, कैंसर फैलाने वाली बात कहते हैं, उन पर सख्त टिप्पणी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जिनको लेकर बात करते, उनको गोद में बिठा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। कल मीटिंग्स का दौर चलता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि बचाने का पूरा जो है एक तरह से प्लान जो है तैयार कर लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस सब को? एक तरफ नेशनलिज्म लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है यात्रा के जरिए, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, और तीसरी तरफ ट्रंप की धमकी और क्रेडिट लेने की होड़, भारत का अपमान और मोदी का अपमान। नमस्कार बुशरा जी, आपने बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ट्रंप को क्या कहना है वो ट्रंप जाने, ट्रंप क्या कहे ये हम तय नहीं कर सकते। लेकिन शर्म की बात ये है, दुख की बात ये है कि 145 करोड़ नागरिकों के देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहा, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के मुंह को बंद रखने का अधिकार किसने किसको दिया है? मेरे देश का प्रधानमंत्री इस देश से बात क्यों नहीं करना चाहता? मेरे देश का प्रधानमंत्री इस देश के लोगों के साथ, नागरिकों के साथ बात क्यों नहीं करना चाहता? मेरे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप अगर गलत है तो उसको जवाब क्यों नहीं देना चाहता? मेरे देश का प्रधानमंत्री देश को विश्वास में क्यों नहीं लेना चाहता? मेरे देश का प्रधानमंत्री इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में क्यों नहीं लेना चाहता? ये है बहुत चिंता का विषय। एक सोवरेन, सार्वभौम देश, छोटा मोटा देश नहीं, 145 करोड़ का देश। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पहलगांव की घटना से इस देश का मुखिया, विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी मानो देश नाम का कोई नक्शे में अस्तित्व नहीं है। इस देश को उन्होंने एक बाजार में बदल दिया है, एक साप्ताहिक बाजार में बदल दिया है। इस देश को उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म में बदल दिया है, जिस बॉलीवुड फिल्म में सिर्फ डायलॉग बाजी होती है। और हम सब जानते हैं कि शोले एक ऐसा पिक्चर है जहां पर विलन आज भी बहुत लोकप्रिय है। शोले को विलन के डायलॉग से याद किया जाता है। कितने आदमी थे, सांभा, ये जो हीरो के डायलॉग नहीं है, तेरा क्या होगा। तो उसी प्रकार से पहलगांव के बाद इस देश का प्रधानमंत्री जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार से भाषण में कह रहे हैं कि ये मोदी है, अब वो भारत नहीं है, घुस के मारता है, तो मतलब पूरे देश को एक बॉलीवुड फिल्म में बदल दिया गया है। और उस बॉलीवुड फिल्म में देश का मुखिया एक विलन के रूप में डायलॉगबाजी कर रहा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। सवाल इस बात का है, जनगणना, जातिगत जनगणना की घोषणा करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं पहलगांव की जरूरत क्यों पड़ी?
पहलगांव की घटना के बाद अब तिरंगे की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इन तमाम घटना को एक सूत्र के रूप में जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो जो पहलगांव जो पर्यटकों का स्थल है, जहां हजारों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, घटना के एक पहले वहां पर जो सिक्योरिटी ग्रिड था, उस ग्रिड को किसने आदेश दिया वहां से खत्म करो? ये देश का नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहता हूं, हु वॉज दैट पर्सन हु हैज ऑर्डर टू विड्रॉ दैट सिक्योरिटी ग्रिड? हम जानना चाहते हैं। क्या वहां का मुख्यमंत्री, क्या वहां का गृह मंत्री, क्या वहां के गवर्नर, क्या देश के गृह मंत्री, क्या फौज, कौन है somebody जिन्होंने पहलगांव के उस सिक्योरिटी ग्रिड को विड्रॉ किया है? देश जानना चाहता है। मोदी सरकार इसको छिपाना चाहती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पहलगांव और पाकिस्तान की सीमा में 250 से करीब करीब 300 किलोमीटर का फासला है। तो भाई 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद, टेररिस्ट, आतंकवादी और आतंकवाद जिससे इस देश को निजात आप दिलाने वाले थे, वो कौन टेररिस्ट है? 300 किलोमीटर पैदल चल के आ गए और ना आपकी इंटेलिजेंस को मालूम, ना आपकी फौज देख पाई, ना आपका सर्वेलेंस सिस्टम उन लोगों को पैदल आते हुए देखा है। इतना ही नहीं पुष्रा जी, घटना के बाद वो 300 किलोमीटर दूर पैदल, पहले 5 कहते थे, अब 4 कह रहे हैं। मतलब या तो लोगों ने देख लिया 4 या 5, वो पैदल चले भी जाते हैं। यहाँ तो हम अपने छोटे छोटे शहरों में देखते हैं कि अगर कोई मर्डर की घटना हो जाए तो 48 घंटे के अंदर स्थानीय पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है। और जो कश्मीर इतना सेंसिटिव इलाका है, जहाँ फौज है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, लोकल पुलिस है, 4 या 5 टेररिस्ट 250 से 300 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल तय करते हैं कि किसमें तय करते मैं नहीं जानता, और घटना को अंजाम देने के बाद चले भी जाते हैं। ना सिक्योरिटी को पता चलता है, ना कोई पकड़ पाता है। तो मोदी सरकार को इसका जवाब देना है कि वो टेररिस्ट कहाँ गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि पहलगांव की घटना के बाद बॉर्डर एस्केलेशन होता है और एक ऑपरेशन का नाम अखबारों ने कहा है कि ये रोचक शब्द, मनमोहक शब्द, सिंदूर, ये शब्द किसी ने खोज के निकाला। तो इस देश के 3 जो आर्मी चीफ है उनमें से नहीं निकाले। ये तीव्र दृष्टि के धनी अगर कोई थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और उन्होंने अभी जब भाषण दिया उसमें उनके हाईलाइट से थे कि सिंदूर हमारे लिए भावनिक मामला है। और क्या कहा? माता बहन बेटी, मैं मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना, आई फील पिटी अबाउट इट। मैं तरस खा रहा हूं ऐसे प्रधानमंत्री पे जिनको सिंध से जुड़ा है ये तक नहीं मालूम। सिंदूर का संबंध न मां से है, सिंदूर का मतलब संबंध ना बहन से है ना बेटी से है, सिंदूर का संबंध पत्नी से है। मैं ये जानना चाहता हूं इस देश के लफाज प्रधानमंत्री से कि जब आप माँ को याद कर सकते हो, बहन को याद कर सकते हो, बेटी को याद कर सकते हो, पत्नी को क्यों भूल जाते हो? अरे आपने अपनी पत्नी को छोड़ा, पर हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों करोड़पतियों ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। और सिंदूर जिस पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है आप उसको छोड़ देते हैं। ये खेल चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। पहलगांव की घटना के बाद बॉर्डर एस्केलेशन होता है, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया से अपनी यात्रा को छोड़कर वापस आते हैं। सीधा कहाँ जा रहे हैं? बिहार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं।
उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? तो बॉलीवुड के अंदर कोई उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? इधर उधर जा रहे हैं और हर जगह भाषण ये दे रहे हैं, ये देश छोड़ेगा नहीं, अब भारत बदल गया है, अब घुस के मारने वाला भारत है, ये मोदी का भारत है। मतलब निष्पाप मासूम पर्यटकों के मौत पर देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक खेती करना चाहता है, उस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। और इतना ही नहीं कि जब पहलगाम हुआ और जब वॉर हुआ तो गोदी मीडिया 2 दिन यही प्रचार करते रही कि रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद और एक और प्रांत उद्ध्वस्त हो गया है और पूरा पाकिस्तान कब्जे में आ गया है। और 4 दिन के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह क्या कहते हैं? हमारा मकसद पीओक्यू को लेके आना है वापस। तो पूरे ऑपरेशन से आप क्या बता रहे हैं? चिन्हित आपने 21 टेररिस्ट हाइडआउट्स किए, 9 को ध्वस्त किए, बाकी को क्यों छोड़ दिए? आपके रिश्तेदार है। 25 मिनट का ऑपरेशन था जिसमें 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स नष्ट हुए। 10 मिनट की विश्रांति के बाद और 25 मिनट करते, फिर 10 मिनट की विश्रांति के बाद और 25 मिनट करते, सारे 21 टेररिस्ट हाइडआउट्स सिंदूर ऑपरेशन में खत्म हो जाते, पाकिस्तान को टेररिज्म से आप मुक्त कर देते और भारत को हर समय आतंकवादियों के सरदर्द से भारत को मुक्त कर देते। आप कहते क्या हो, कर क्या रहे हो? और अचानक इस देश की निजाम ने, सरकार ने, मोदी सरकार ने ट्रंप को दुनिया के चौकीदार के रूप में स्थापित करने का काम किया। और मैं ये जानना चाहता हूं कि सीज फायर की घोषणा 10 को क्यों हुई है? क्यों हुई है? 10 तारीख क्यों चुना गया? मैं बिटवीन द लाइन्स समझने वाला एक कार्यकर्ता हूं। आप जानते हैं बुशरा जी, 9 तारीख को दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन होता है 9 तारीख। और वो 9 तारीख क्या है? विक्ट्री ओवर फासिज्म है। फासीवाद के खिलाफ विजय, विक्ट्री परेड होती है रशिया में। और उस दिन पहले सोवियत यूनियन में होता था, अब रशिया करता है और दुनिया से सबको बुलाते हैं। और भारत की फासीवादी सरकार को उस विक्ट्री रैली से बचना था। हम जानते हैं अखबारों में बहस चल रही थी, मोदी जाएंगे नहीं, फिर ये आया राजनाथ सिंह जाएंगे, फिर नहीं, किसी और को भेजेंगे। This fascist government want to escape to participate the victory rally or fascism। और 10 तारीख को सीज फायर हो रहा है। मैं सूत्र में देखने वाला व्यक्ति हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ये सवाल खड़ा किया कि भाई आपको धंधा वॉर चाहिए या आपको बिजनेस चाहिए? नहीं, वॉर नहीं। उन्होंने क्या कहा? मैं कैन एनीबॉडी रिमाइंड मी दिस? जी, उन्होंने ये कहा कि युद्ध रोकने के लिए उन्होंने कहा कि युद्ध, अगर आपको युद्ध रोकना है, युद्ध रोकना पड़ेगा, लेकिन व्यापार हम बंद कर देंगे वरना। यस, तो चॉइस ऐसा कि सिंदूर चुन लो या व्यापार चुन लो। तो देश के प्रधानमंत्री ने व्यापार को चुना और इस देश के करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। और ना युद्ध का ऐलान करने के पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, ना युद्ध सीज फायर के लिए कैबिनेट की मीटिंग हुई। Who was endorsing Trump? Who was acting on behalf of the country? ये सवाल है। मैं समझता हूं बुशरा जी, पहलगांव की घटना के बाद भारत सरकार, बीजेपी, आरएसएस ने विपक्ष के लिए एक ऐसा खुला मंच खोल दिया है। और इस मंच को अगर, इस स्पेस को अगर विपक्ष नहीं भरेगा तो ये तिरंगा यात्रा करके ही भर देंगे। क्योंकि इनको मालूम है 1990 के बाद जो लोग हैं उनको ही हमको टारगेट करना है। क्योंकि उसके पहले का जो लोग हैं वो 71 को जानते थे,
अब वो बूढ़े हो गए हैं, हमारे बीच में रह नहीं गए। 90 के बाद की जो दुनिया वही सच है, ये कहने के लिए एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 1971 को डिफेम करने का काम किया पिछले 4 दिन। दिस इज ऑल कैलकुलेटेड थिंग है, जो अपनी एक पॉलिटिकल मतलब जिसको कहते हैं कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए पूरे देश को इस तरीके से सत्यानाश किया जा रहा है। और एक मंत्री जो राज्य घटना की शपथ खाता है, वो इस प्रकार की जहरीली भाषा करता है एक आर्मी ऑफिसर को लेकर। इतने दिन हो गए, उसको एक्सपेल तक नहीं करते। विश्व गुरु ने ये कह दिया है कि हम उस मंत्री के साथ हैं। बीजेपी ने उस मंत्री के साथ का संदेश दिया है। हम इसके पहले जानते हैं निशिकांत दुबे ने कुछ बकवास की थी, बट इमीडिएटली नड्डा सेड, वो उनका पर्सनल टिप्पणी है, बीजेपी उससे अलग हो रही है। ये इतनी बेशर्मी की हरकत करने वाला मंत्री क्यों नहीं नड्डा सामने आए कहने के लिए? वो मंत्री का अपना व्यक्तिगत बयान है, बीजेपी को उससे लेना देना नहीं है। क्यों नहीं नड्डा और बीजेपी ने ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया? क्यों नहीं बीजेपी और आरएसएस ने और देश के मुखिया ने ऐसे मंत्री को घर बिठाया? अंततोगत्वा कोर्ट हैज टू इंटरवीन। नंगा नाच किया जा रहा है, कोई उनको हाथ पकड़ नहीं रहा है, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। हाई कोर्ट करने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं तुमको। हाई कोर्ट ने 2 कंडीशन रखा डीजीपी को, अरेस्ट हिम विद इन 4 आवर्स और लेट हिम गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू ब्रिंग द स्टे अगेंस्ट माय ऑर्डर। मैं रहूं या ना रहूं। सी दिस बिग करेजमेंट, करेजियस स्टेटमेंट है, लेकिन बेशर्मी भी नहीं खुलेआम चल रही है। तो ऑल सेड एंड डन, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये एक नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के साथ इस तरीके से फांसीवादी ताकतों को खिलवाड़ करने के लिए हम इस देश को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम, पीपुल एट लार्ज एंड द अपोजिशन जो है आज सड़कों पे कोई उत्साह नहीं है। 71 का मैं नहीं जानता, मैं छोटा होऊंगा उस वक्त। 71 में लोग कहते हैं कि गली गली में उत्साह था। देयर वाज अ टैक्स इम्पोज, बांग्लादेश टैक्स 10 पैसा, पीपल वर गिविंग दैट। आज एक जगह भी मोर्चे नहीं निकल रहे हैं, एक जगह भी जश्न नहीं हो रहा है। पीपल एट लार्ज फेल्ट दे आर चीटेड। कि सीज फायर क्यों हुआ, पाया क्या हमने? तो ऐसी परिस्थिति में इस देश को, इस देश के नागरिकों को सच बताने का काम विपक्ष का है। अगर विपक्ष इस जगह को नहीं भरेंगे तो यही कातिल तिरंगा यात्रा करेंगे और लोगों के साथ अपना नाता जोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी डेंजरस। सो बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बिल्कुल जी, वक्त की कमी है इसलिए जम्मू जी आपको मैं रोक रही हूँ। जी, मैं वक्त की कमी है, मैं आपको रोक रही हूँ। और लास्ट 30 सेकेंड्स जो हैं वो आपको पूजा जी और पुष्पेन जी, आपका लास्ट कमेंट और फिर पूजा जी आपका क्या कहना चाहेंगे? किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप इस सबको? अब देखिए, विस्तार से मैं सारी बातें कह चुका। इसमें जो एक और महत्वपूर्ण चीज थी वो छूट गई थी, वो है कश्मीर समस्या का अंतरराष्ट्रीयकरण। और जो मैं एक चैनल पे सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कश्मीर समस्या के, अगर उसको कश्मीर के मुर्गे के अब जो है 2 टांग की जगह 3 टांग हो गई है। पहले तो भारत पाकिस्तान थे, अब अमेरिका और उसमें कूद गया है बीच में। तो ये भी इनकी जो है महान उपलब्धि है कि इन्होंने कश्मीर की समस्या का अंतरराष्ट्रीय कर दिया है और भारत की विदेश नीति का व्यापारीकरण कर दिया है। ये 2 इनकी महान जो है वो कहलाएंगी उपलब्धियां। और देश अब जो है ना बिल्कुल इनसे निजात पाना चाहता है। इनसे कैसे ही छुटकारा मिले, ये देश का नुकसान कर देंगे। देश के मालिक राजा नहीं है, इनको अब खदेड़ करके जनता को भगा देना चाहिए। विपक्ष को इसमें सख्त कदम जनता के बीच में सारी बातों को ले जाके करना चाहिए। जी बिल्कुल। पूजा जी, विपक्ष को लेकर बहुत बात कही जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए बुशरा जी, तिरंगा यात्रा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी कुर्सी बचाओ यात्रा है। और जिस तरीके से आपने
आप देखिए, राज्यों की सरकारें गिराना और युद्ध लड़ना, इसमें तो बहुत बहुत डिफरेंस होता है। और ये आज देख रहा है, आपने युद्ध के बिल्कुल कगार पे देश को झोंका और वापस खींच लिया। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही विफल हो गई है। कोई स्टेट आपके साथ, कोई कंट्री आपके साथ नहीं खड़ी है। तो यह इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा देश को, क्योंकि जहां तक सेना की बात है, जहां तक अस्मिता की बात है, जहां तक अखंडता की बात है, हम सब भारतवासी, हम पक्ष विपक्ष नहीं है। और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है हम सबको साथ लेकर चले। और अगर वो फेल हुई है तो वो एक्सेप्ट करे। सिर्फ नेहरू जी और इंदिरा जी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। इंदिरा जी ने अमेरिका के खिलाफ, 9 बेड़ों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो वाला मैं आपकी बात कही पूजा जी, मैं कंगना रनौत ने अपना कल इंस्टाग्राम स्टेटस डाला हुआ था, मैं उसको देख रही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अच्छा ही है नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं है, उन्होंने तो हजारों सैनिकों को छोड़ दिया था। और हमारे देखिए कि भारत की मजबूती देखिए, जो बीएसएफ के जवान जो गलती से वहां चले गए थे, बिना शोर शराबा मचाए उनको वापस लेकर आए हैं। देखिए, कंगना पे उस व्यक्ति पे मैं क्या कमेंट करूं जो कहती है कि 2014 में देश को आजादी मिली थी। जो देश युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, जो युद्ध के बिल्कुल कगार पर है, और वो इंस्टाग्राम पे नाचते हुए रील डालती है पाकिस्तानी म्यूजिक के साथ, वो इस तरीके की बात न करें तो बेहतर होगा। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर न कभी विश्व ने देखे हैं, न कभी हुआ। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया 12 दिनों में, वह कलेजा सिर्फ इंदिरा गांधी का था और इंदिरा दूसरा नहीं हो सकती। और अभी मैं इंदिरा जी का कोई पुराना इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उनसे फ्रेंच पत्रकार ने पूछा कि आपसे कहा गया कि आप पूरे कैबिनेट में अकेली पुरुष हैं, क्या आपके लिए इंसल्ट है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल इंसल्ट है। आपका ये कहना क्यों है कि मैं अकेले पुरुष हूँ? क्या सिर्फ पुरुष इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या महिलाएं नहीं ले सकती? वो महिलाएं थी जिन्होंने 56 इंच की बकवास बातें नहीं की थी, जिन्होंने सच में देश को 2 टुकड़े कर दिया था। वो वाली तो खैर किसी की हैसियत है नहीं, अब उस पर क्या कमेंट करें। पर कंगना पर कमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए और उनकी समझ के। बिल्कुल, वक्त की कमी है, सवाल अभी बहुत है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जनता सब कुछ देख रही है, देश में क्या हो रहा है, किस तरफ ये सब कुछ बढ़ रहा है और क्या उनके साथ किया गया है। जब मुझे क्योंकि लेट जुड़े, आपको मैं सेकंड सवाल के लिए आपके पास नहीं आ पाई, फिर कभी आपको जरूर मैं कार्यक्रम में आपको इससे ज्यादा मौका दूंगी, माफी इसके लिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।